Jai Shri Ram. Myself, Dr. Dharmendra Das. I am Assistant Professor in the Department of Physiology and Biochemistry. Welcome to my YouTube channel. और मैं आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेफिनेशंस, देन इंडिकेशन, देन प्रिकॉशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड देन कलेक्शन ऑफ ब्लड for transfusion and lastly lifespan of blood और blood components। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। So blood transfusion is defined as the process by which transferring of blood or blood components from one person into the bloodstream of another person। So blood transfusion में mainly ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, दैट इज फ्रॉम द डोनर, एंड ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है इन द रिसिपिएंट और रिसीवर। सो ब्लड को डोनेट करते हैं दैट इज डोनर, एंड ब्लड जो रिसीव करता है दैट इज रिसीवर, एंड ब्लड या फिर ब्लड कंपोनेंट जो ट्रांसफ्यूज किया जाता है दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंड ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस डायरेक्टली ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता है। ब्लड को पहले कलेक्ट किया जाएगा एंड देन ब्लड बैंक में स्टोर किया जाएगा, एंड देन ब्लड को रेफ्रिजरेट किया जाएगा, एंड रिसिपिएंट का ब्लड के साथ क्रॉस मैचिंग करके RH इनकम्पेटिबिलिटी चेक करके देन ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लाइफ सेविंग प्रोसीडियर भी कहा जाता है। लाइफ सेविंग प्रोसीडियर क्यों? क्योंकि लाइफ सेविंग प्रोसीडियर में ब्लड या फिर ब्लड के कंपोनेंट्स को रिप्लेस किया जाता है या फिर बॉडी में रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ डेफिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट कब होती है? जैसे कि आपका एनीमिया हो गया। सो इन केस व्हाट इज एनीमिया? सो एनीमिया में RBC एंड हीमोग्लोबिन काउंट एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम काउंट मार्कडली रिड्यूस हो जाता है। एंड जैसे कि आपका एप्लास्टिक एनीमिया हो गया, सो एप्लास्टिक एनीमिया में WBC, RBC एंड प्लेटलेट तीनों ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट मार्कडली रिड्यूस हो जाते हैं। और भी एनीमिया है जैसे कि आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया या फिर थैलासेमिया हो गया। सो इन एनीमिया में मेनली RBC के सेट चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सो ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उनका अगर डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा हो रहा है तो पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, जैसे कि आपका ल्यूकेमिया हो गया, ब्लड बोन मैरो डिजीज। एंड और भी इंडिकेशंस है जैसे कि आपका हेमोरेज हो गया। सो हेमोरेज में मेनली क्या होता है कि जैसे कि आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया जिसमें आपका एक्यूट ब्लड लॉस होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इंडिकेशन जो है दैट इज डेंगू। सो डेंगू में मेनली प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि उन केसेस में मेनली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, जो प्लेटलेट का काउंट होता है वो मार्कडली रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इंडिकेशन दैट इज बर्न। सो बर्न केसेस में मेनली प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। वाई प्लाज्मा? क्योंकि हाइपोवोलेमिया पेशेंट में होती है। नेक्स्ट इंडिकेशन दैट इज सर्जरी। सो सर्जरी के टाइम पे अगर ब्लड लॉस ज्यादा हुआ तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन एनीमिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट ज्यादा एनीमिक रहा तो बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी भी
ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स we have to take before transfusion of blood and during transfusion of blood. So first we will discuss about before transfusion of blood. What are the safety measures? So first safety measures आता है, जिस इंडिविजुअल का हम ब्लड कलेक्ट करेंगे that individual must be screened for disease free. जो इंडिविजुअल का ब्लड कलेक्ट किया जाएगा मस्ट बी स्क्रीन्ड फॉर डिजीज फ्री। उस इंडिविजुअल में डिजीज नहीं होना चाहिए। कौन से डिजीजेस? जो आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीजेस है, जैसे कि आपका एड्स हो गया, HIV हो गया, सिफिलिस हो गया, हार्पिस हो गया, या फिर आपका ग्लैंडुलर फीवर हो गया, चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो या फिर कोई वायरस डिजीजेस हो। सो डिजीज फ्री होना है। सेकेंडली, जिस पर्सन का हम ब्लड कलेक्ट करेंगे उस पर्सन का ब्लड में कॉम्पेटिबिलिटी चेक करना है, ठीक है। सो ब्लड का कॉम्पेटिबिलिटी चेक करना है। कॉम्पेटिबिलिटी मस्ट बी डन। कॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है कि डोनर का ब्लड ग्रुप एंड रिसिपिएंट का ब्लड ग्रुप के साथ चेक करना होता है। सो ट्रांसफ्यूजन में मेनली क्या देखा जाता है, तो डोनर का आरबीसी में कौन सा एंटीजन, व्हिच एंटीजन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डोनर, एंड रिसिपिएंट में हम चेक करते हैं कि रिसिपिएंट का सरफेस में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीबॉडी, डोनर में एंटीजन एंड इन केस ऑफ रिसिपिएंट एंटीबॉडी। सो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप का ब्लड हम कौन से ग्रुप में ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। सो ए ब्लड ग्रुप का अगर ब्लड है तो हम ए ग्रुप के पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो यस, क्यों? क्योंकि ए में ए एंटीजन प्रेजेंट है एंड ए में ए एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई ए ग्रुप का ब्लड हम ए में ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, बी में नो। ए बी में यस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए एंटीजन प्रेजेंट है एंड एंटीबॉडी ए नहीं रहेगा। एंड इन केस ऑफ ओ में हम ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए एंटीबॉडी ओ में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है तो ए एंड बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है। अगर हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया तो इट विल बी गो टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन सीवियर रिएक्शन, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। सेम इन केस ऑफ बी, ए में नहीं कर सकते हैं, इन केस ऑफ बी यस, इन केस ऑफ ए बी यस, इन केस ऑफ ओ ए बिग नो। एंड नाउ ए बी का ब्लड हम ए पेशेंट में ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर ए में ट्रांसफ्यूज किया गया तो ए बी में ए एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ए एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी गो अंडर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। बी में भी नहीं कर सकते, ए बी यस, ओ में नो। इन केस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, सो दैट्स व्हाई वी कैन ट्रांसफ्यूज इन ओ, ए में भी, बी में भी, ए बी में भी एंड ओ में भी। एंड आप देख सकते हैं कि ए बी में हर ग्रुप का ब्लड हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ए बी इज नोन एज यूनिवर्सल recipient and O blood group is known as universal donor, ठीक है। सो ट्रांसफ्यूजन से पहले आपको पेशेंट को स्क्रीन करना है डिजीज फ्री के लिए, एंड नेक्स्ट कॉम्पेटिबिलिटी चेक करना है, एंड देन आपको चेक करना है, क्रॉस चेकिंग करना है, एंड RH इनकॉम्पेटिबिलिटी भी आपको चेक करना है। एंड देन ब्लड को कलेक्ट किया जाएगा एंड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन आपको
सेफ्टी मेजर्स क्या लेना होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी एपरेटस आप यूज कर रहे हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी स्टेराइल। सेकेंड, जो ब्लड या फिर ब्लड कंपोनेंट्स जो हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करने वाले हैं और बॉडी टेम्परेचर के सेम रखना है, मेंटेन करना है। एंड जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको स्पीडीली नहीं करना है, स्पीडीली अगर हम करने जाएंगे तो हार्ट में ओवरलोड हो सकता है एंड इट लीड्स टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, सो दीज आर द precautions or safety measures for blood transfusion. Now we will discuss about collection of blood for transfusion. तो ब्लड को ट्रांसफ्यूजन के लिए कलेक्ट कैसे किया जाता है? तो एंटी क्यूबिटल वेन से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। एंड व्हाट इज द अमाउंट? दैट इज अबाउट 350 to 450 ml of blood और ब्लड कंपोनेंट्स ब्लड। एंड इसको हम 1 यूनिट भी बोल सकते हैं। 1 यूनिट ऑफ ब्लड में 350 to 450 ml ऑफ ब्लड रहता है। एंड देन ब्लड को एंटीक्यूबिटल वेन से ड्रॉ करने के बाद ब्लड को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है किसमें? तो दैट इज फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बैग। ठीक है, ब्लड को कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक bag, and this plastic bag is not an ordinary bag. क्यों? क्योंकि इसमें solutions of chemicals present रहते हैं। क्योंकि जो हम ब्लड स्टोर करेंगे वो ब्लड ये सॉल्यूशंस क्या करेंगे कि क्लॉट होने के लिए प्रिवेंट करते हैं एंड ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है उनको एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं, देते रहते हैं। सो सॉल्यूशंस ऑफ केमिकल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बैग। एंड कौन से केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं फ्लेक्सिबल प्लास्टिक बैग में? सो दैट आर सोडियम citrate, then phosphate and dextrose, subscribe, and lastly adenine. ठीक है, सो इन चारों केमिकल्स का इंडिविजुअल रोल क्या है? सो सोडियम साइट्रेट विल बाइंड विथ कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है एंड इट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग। ठीक है, क्लॉट को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट फॉस्फेट का मेन रोल रहता है कि ब्लड का जो पीएच है, पीएच को बफर कर रखता है। सो इट वर्क्स फॉर बफरिंग ऑफ पीएच। ठीक है, पीएच बफर। एंड नेक्स्ट डेक्सट्रोज। सो डेक्सट्रोज का मेन रोल रहता है टू गिव एनर्जी। एनर्जी किसको चाहिए? जो ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उनको, उनका शेप मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट, अगर एनर्जी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है तो हमको एटीपी सिंथेसिस करना पड़ेगा। एटीपी सिंथेसिस का रोल प्रोवाइड करता है दैट एडेनाइन। एडेनाइन वुड वर्क फॉर एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, सो दीज आर द solutions of chemicals to prevent blood clotting, to maintain pH, to maintain energy. Now we will discuss what are the lifespan of blood components. So blood components में first we will discuss about WBC. So WBC को हम रेफ्रिजरेट करके ब्लड मिल्क में कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं? तो दैट इज अबाउट 5 days. नेक्स्ट RBC up to 35 days we can refrigerate at around 4 to 6 degree temperature. एंड नेक्स्ट प्लेटलेट को हम अराउंड 36 to 48 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट
ग्रेन्युलोसाइट्स को हम अराउंड 6 to 8 आवर्स तक स्टोर करके रख सकते हैं। एंड सबसे ज्यादा हम ब्लड के कंपोनेंट्स दैट इज FFP दैट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को 36 मंथ तक स्टोर करके रखा जा सकता है। ठीक है, सो दीज आर द लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। तो होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का मेन स्पेशल फीचर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड वी विल डिस्कस इन सेकेंड पार्ट अबाउट व्हाट आर द हैजर्ड्स, व्हाट आर द risks of blood transfusion. Then we will discuss about exchange transfusion, autologous transfusion, and lastly transfusion reaction. So thank you for watching. Please do like and subscribe my channel. जय सिया राम।